रौनक का बंगला एक्सक्यूज मी। पंचकुला में पड़ता था और श्रेया की ऑटो रिक्शा अब उस बंगले से कुछ ही दूर पर थी। पर जब श्रेया ने दूर से उस बंगले को देखा तो उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू छलक आए। अगर शादी की रात श्रेया के साथ वो शर्मनाक हादसा ना हुआ होता तो इस घर में धूमधाम से उसका गृह प्रवेश होता। वो इस घर में रौनक के साथ अपनी दुनिया बसाती। रौनक ने शादी के 1 महीने पहले ही ये बंगला खरीदा था, इस खुशी में कि ये श्रेया और रौनक के सपनों का महल बनेगा। पर अब श्रेया के लिए वो घर किसी खौफनाक ख्वाब से कम नहीं था। ऑटो रिक्शा रुका तो श्रेया अपने इन दुखी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली। उसने ऑटो वाले को रोकने के लिए कहा। श्रेया जैसे ही बंगले के गेट पर गई, गेट पर खड़े गार्ड ने पहले उसके सुर्ख लाल जोड़े को देखा, फिर उसे इल्जाम भरी नजरों से देखते हुए कहा, क्या चाहिए मैडम जी? श्रेया धीरे से बोली, कुछ नहीं चाहिए, कुछ लौटाना है तुम्हारे साहब को। मैं श्रेया राठौर हूँ, तुम शायद नए हो इसीलिए तुमने मुझे पहचाना नहीं। गेट खोलो, मुझे रौनक से मिलना है, बस 2 मिनट के लिए। इस पर गार्ड ने उखड़ते हुए कहा, आपको तो आज पूरा शहर पहचान चुका है। मैडम जी, छी छी, कहाँ फंसने वाले थे रौनक सर? जाइए यहाँ से, रौनक सर घर पर नहीं है। ये सुनकर श्रेया ने हैरान होते हुए कहा, पर रौनक की गाड़ी बाहर ही खड़ी है, वो मुझसे मिलकर कुछ देर पहले ही लौटा है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। गार्ड ने कहा, मैडम जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। रौनक सर आए जरूर थे पर वो दोबारा काम से बाहर चले गए हैं, और अगर वो घर पर होते भी तो मुझे नहीं लगता कि वो आपसे मिलते। चलिए चलिए, निकलिए यहाँ से। ये सुनते ही श्रेया ने निराश होकर कहा, अच्छा ठीक है, तुम एक काम कर देना प्लीज। श्रेया अपनी उंगली से सगाई की अंगूठी उतारकर गार्ड को देने ही वाली होती है कि उसे अचानक बंगले की पहली मंजिल की खिड़की पर रौनक की एक झलक दिखाई दी। हालांकि श्रेया की तरफ उसकी पीठ थी, वो श्रेया रौनक को पहचानने में गलती नहीं कर सकती थी। श्रेया को एहसास हुआ कि शायद अब रौनक उससे मिलना नहीं चाहता, इसीलिए गार्ड से झूठ बुलवा रहा है। श्रेया ने लौटने का फैसला किया, पर वो जैसे ही वापस ऑटो की तरफ मुड़ी, उस गेट के अंदर एक काले रंग की गाड़ी दिखाई दी, जिसके आगे के दरवाजे पर एक लंबी रगड़ थी। श्रेया वहीं ठिठक गई। ये तो उसकी छोटी बहन नताशा की गाड़ी थी। पिछले हफ्ते ही नताशा ने अपनी गाड़ी पड़ोसी के गेट में मारी थी और बाबूजी इतने गुस्से हुए थे कि उन्होंने गाड़ी ठीक करवाने से साफ इनकार कर दिया था। श्रेया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नताशा रौनक से मिलने क्यों आई होगी? और अगर वो रौनक को दिलासा देने आई भी है तो गार्ड झूठ पे झूठ क्यों बोल रहा था? श्रेया ने कुछ सोचा और फिर गार्ड से बिना कुछ कहे चुपचाप ऑटो में बैठकर वहां से निकल गई। गली से कुछ दूर जाकर श्रेया ने ऑटो छोड़ दिया और फिर उसने अपने बैग में से रौनक के बंगले की दूसरी चाबी निकाली, और रौनक ने उसे शादी से कुछ दिन पहले ही वो तोहफे में दी थी। दिमाग में हजारों सवाल लिए अपने दिल की धड़कन को थामे हुए श्रेया पिछले रास्ते से वापस रौनक के बंगले पर लौटी और बंगले के पिछले गेट का लॉक खोलकर श्रेया उस घर में दाखिल हुई जो अब कभी उसका नहीं हो सकता था। उसने धीरे से घर के अंदर कदम रखा और सीढ़ियां चढ़ने लगी। पहली मंजिल के हॉल में हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थी। श्रेया हैरान थी कि अगर नताशा रौनक को संभालने आई है तो वो इस तरह हंस क्यों रही है। और जैसे ही श्रेया ने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, उसे न सिर्फ उसके सवाल का जवाब मिला बल्कि एक पल के लिए श्रेया की जिंदगी एक बार फिर से सर के बल उल्टी हो गई थी। श्रेया के मुंह से बस इतना ही निकला, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? श्रेया के सामने सोफे पर रौनक बैठा शराब पी रहा था और उसकी गोद में बेशर्मी से लेटी हुई नताशा उसकी छाती पर अपनी उंगलियां फेरते हुए शराब पीने में उसका साथ दे रही थी। दोनों जोर जोर से हंस रहे थे और कह रहे थे कि अब वो आजाद हैं। पर जैसे ही उन दोनों ने श्रेया को देखा, कुछ देर के लिए वो सकपका से गए, हैरान भी हुए और घबराए भी। पर जैसे ही उन्होंने श्रेया की आंखों में धोखे और बेबसी के आंसू देखे, वो दोनों वापस अपनी बेशर्मी पर लौट आए। श्रेया अब भी अपने सामने एक नजारा समझ नहीं पा रही थी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे, सर चकराने लगा था और उसके खुद को संभालने के लिए दीवार से सहारा ले लिया था। तब रौनक ने हंसते हुए कहा, ओह श्रेया, हम समझ सकते हैं कि जो तुम देख रही हो वो तुम्हारे लिए कितना बड़ा शौक है। कहीं हार्ट अटैक से मर मत जाना, प्लीज बैठो ना मेरी जान। अब आ ही गई हो तो अपनी बर्बादी की और मेरी और नताशा की मोहब्बत की पूरी कहानी सुनती जाओ।
तभी नताशा ने व्यंग करते हुए कहा, डार्लिंग, मैं अपनी श्रेया दीदी को अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए फिक्र मत करो, इतनी आसानी से हार्ट अटैक नहीं आएगा इन्हें। जो इस पराये मर्द के साथ हम बिस्तर होकर नहीं मरी, वो हमारा सच जानकर क्या मरेगी, है ना दीदी? अरे बैठिए ना, क्या लेंगी, रम, विस्की या फिर थोड़ा सा जहर? ये सुनते ही श्रेया ने चीखते हुए कहा, शट अप, शट अप, आई सेड। क्या क्या ये सब और क्यों? रौनक, नताशा, तुम दोनों एक साथ? छी! अगर तुम दोनों में ये रिश्ता था तो मुझसे प्यार करने का दावा क्यों किया रौनक? क्यों की मुझसे शादी? और नताशा, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम तो मुझ पर जान देने के दावे करती थी, मेरी आंख में एक आंसू नहीं देख सकती थी, तो ये क्या कर दिया मेरे साथ? जवाब दो मुझे, जवाब दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। श्रेया के उबाल से जलकर नताशा रौनक की गोद से उठी और उसने अपने शराब का ग्लास जोर से फर्श पर पटका और श्रेया को उसके कंधों से पकड़कर बेफर कर बोली, पागल तुम नहीं, मैं होती आई हूँ श्रेया, वो भी तब से जब से मैंने होश संभाला है, समझी? तुम्हारी वजह से मेरे घर में ना मेरी जगह बन सकी और ना ही मेरी पहचान। मेरी माँ, जिसने मुझे अपनी कोख से पैदा किया, पर कभी अपनी सौतेली बेटी की सगी माँ बनने से उसे फुर्सत ही नहीं मिली। माँ ने हमेशा तुम्हें मेरे ऊपर रखा, तुम्हें मेरे से ऊपर चुना। जो प्यार मेरे नसीब का था वो माँ ने तुम्हें दिया और आज तक देती आ रही है। जानती हो, उन्हें आज इस बात का दुख नहीं है कि तुम अपना मुंह काला करके खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला चुकी हो। उन्हें दुख इस बात का है कि उनकी प्यारी श्रेया अब उनसे दूर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है और वो तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकी। और पता है, माँ की वो हालत देखकर मुझे जो सुकून मिल रहा है ना, उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। ये सुनकर श्रेया ने हैरान और दुखी होते हुए कहा, नताशा, इतनी नफरत, इतना जहर, कब तुम मुझसे और माँ से इतनी नफरत करने लगी, कब? इस पर नताशा ने नफरत से जवाब दिया, तब से जब से माँ ने किसी दूसरी औरत के खून को अपना समझने का गुनाह किया। और जानती हो, पूरे 21 साल मेरे अंदर ये नफरत पलती रही और ये जहर तब बनी जब बाबूजी ने ये फैसला किया कि वो अपनी करोड़ों की जायदाद का 80% हिस्सा तुम्हें देंगे। उन्होंने ये फैसला किया कि उनका बिजनेस तुम संभालोगी। बस वो मेरे ऊपर मेरे माँ बाबूजी का आखिरी वार था और तब मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें उनकी और अपनी जिंदगी से इतना दूर भेज दूंगी कि तुम कभी लौटकर वापस नहीं आ पाओगी। इतने में रौनक उठकर नताशा के पास आया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसके माथे को चूमकर उसे शांत करते हुए श्रेया को नफरत के साथ देखते हुए बोला, और मैं अपनी नताशा से इतना प्यार करता था कि उसकी खुशी के लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी श्रेया। मैं और नताशा पिछले साल दिल्ली में एक दोस्त की शादी में मिले थे। मुझे तो नताशा से पहली नजर में ही प्यार हो गया था और जब मैंने इसे प्रपोज किया तो इसने कहा कि तुम इसकी जिंदगी का कांटा हो, जब तक ये तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर नहीं फेंक देती हम एक नहीं हो सकते। तो मुझे इसे पाने के लिए तुम्हें बर्बाद करना पड़ा। सॉरी यार, बट मोहब्बत और जंग में सब जायज है, राइट? ये सब सुनकर श्रेया को अब सच समझने में देर नहीं लगी और उसने कहा, ओह, तो तुम्हारा मुझसे फ्लाइट में टकराना, मुझसे दोस्ती करना, एयरपोर्ट से निकलकर अपना एक्सीडेंट करवाना ताकि मैं हॉस्पिटल में तुम्हारा ध्यान रखूं, मुझसे नजदीकियां बढ़ाकर मुझे प्यार का दावा करना, वो प्रपोजल, वो शादी, ये सब एक ट्रैप था, एक नाटक। इस पर रौनक ने बेशर्मी के साथ कहा, नहीं, सब नाटक कहा था यार श्रेया, तुम्हारी सुहागरात तो असली थी, भले ही वो किसी और के साथ थी। इतना कहकर रौनक और नताशा दोनों श्रेया की हालत पर हंसने लगे और उनकी हंसी श्रेया के बचे कुचे आत्मसम्मान को, उसकी हिम्मत को तार तार कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक बार फिर वो किसी नशे में है और उसके कपड़े उसी तरह उतारे जा रहे हैं जिस तरह वो उस अजनबी के साथ शादी की रात उतारे थे। फिर भी श्रेया ने हिम्मत की, अपनी बहन और अपने पति का शर्मनाक सच किसी तरह निगला और बस इतना कहा, अब मुझे चलना चाहिए। और रौनक, अब तुम तलाक के कागजात बाबूजी के घर ही पहुंचाना, मैं वहां से उठवा लूंगी, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि तुम और नताशा ये कभी भी जानो कि मैं यहाँ से निकलकर कहाँ गई। और नताशा, तुम्हें अपनी धोखे और दगाबाजी से जीती हुई ये नई जिंदगी मुबारक हो।
दुआ करना मुझे बर्बाद करने से तुम्हें माँ का सुख और करोड़ों की मालकिन बनने से मन की शांति मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा ना हो सका तो ना तुम मुझे कभी भुला पाओगी और ना ही एक भी रात चैन से सो पाओगी। गुड बाय। इतना कहकर श्रेया जाने ही लगी थी कि रौनक ने श्रेया का हाथ पकड़कर उसे रोका और उसे एक दरिंदे की नजर से देखते हुए बोला, ये नहीं पूछोगी कि शादी की रात तुम्हारे जूस में नशे की दवा मिलाकर तुम्हें जिस मर्द की बाहों में भेजा था वो कौन था? I mean, मैं भी तुम्हारे साथ उस रात वो सब कुछ कर सकता था, क्योंकि तुम्हें देखकर नियत बिगड़ना बहुत आसान था, पर तुम्हारे लिए जो अच्छा महसूस हुआ उससे कहीं ज्यादा मैं अपनी नताशा से प्यार करता हूँ। और फिर प्लान के हिसाब से किसी और मर्द को ही तुम्हारे साथ होना था, इसीलिए मुझे किसी और को लाना पड़ा। पूछो ना कि कौन था वो? काफी हैंडसम और हॉट था वैसे। ये सुनकर श्रेया ने घिन महसूस करते हुए कहा, जरूर पूछती रौनक, अगर उस दरिंदे को जिंदगी में दोबारा कभी मिलने का अरमान होता तो। मुझे जिसके साए से भी घिन आती हो उसका नाम और उसकी पहचान जानकर मैं क्या करूंगी? एनीवेज, अब मैं चलती हूँ, वापस लौटकर आना भी तो है तुम दोनों के लिए। श्रेया जैसे ही ये कहकर निकली, वो एक दिन लौट कर आएगी। नताशा और रौनक उसे हैरानी से देखते रह गए। इस लड़की की आत्मा को भी खाक कर दिया था इन दोनों ने। फिर भी ये कहकर गई है कि ये लौटेगी। क्यों? कब? रौनक और नताशा एक दूसरे को एक सवालिया निशान के साथ देखते रह गए और श्रेया उस बंगले से निकलकर अपनी आगे की जिंदगी की कहानी खुद लिखने के लिए एक नए सफर पर निकल पड़ी। कहाँ जाएगी अब श्रेया? कौन आसरा देगा उसे? कैसे संभालेगी श्रेया अपनी बिखरी हुई जिंदगी को? और वो अजनबी जो जाने अनजाने श्रेया की जिंदगी बर्बाद करके चला गया था, क्या वो कभी श्रेया की जिंदगी में दोबारा आएगा?